टाइम जो है वो बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है और आपको हर सेकंड को यूटिलाइज करना है और समय का जो महत्व समझेगा वो कर ले जाएगा। आप उनको स्पेशल इंडिकेट कर देंगे, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर बैंक की क्या परिभाषा है, वो सब के बाद आप गरीबी निवारण के लिए सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है, क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए कि आपको करंट अफेयर के साथ किस तरह अपडेट रहना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो अभी हमें डॉक्टर नेहा शर्मा मैम के साथ, जो कि यूपी पीसीएस 2018 के रिजल्ट में वीडियो के पोस्ट पर 3rd रैंक के साथ सेलेक्ट हुए थे। तो मैम का एक्सपीरियंस जानेंगे और मैम की जर्नी जानेंगे कि वो किस तरीके से इस पद को हासिल किया उन्होंने। और आज हमारे साथ है मैम, और मैम आपको डिटेल में बताएंगे कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या रही, टाइम टेबल क्या रहा और नए एस्पिरेंट को किस तरीके से यूपी पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वायरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सो मैम सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था। हेलो देवेंद्र, मेरा नाम नेहा शर्मा है और मैंने पीएचडी की है KU ल्यूवन बेल्जियम से 2017 में। यूपीएससी की जो प्रिपरेशन थी वो मैंने 2016 में शुरू कर दी थी। 2017 में मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंची थी यूपीएससी में और उसके बाद 2018 में मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, बट यहाँ पर पीसीएस में मुझे वीडियो में 3rd रैंक प्राप्त हुई। अगर से मैम आपकी स्कूलिंग की बात करें तो आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? मेरी स्कूलिंग आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन फिरोज़ाबाद, सिटी ऑफ बेंगल्स। तो वहाँ से मैंने हाई स्कूल, इंटर और बीएससी किया है और पूरी जो शिक्षा थी वो हिंदी मीडियम में हुई है। और मैंने तैयारी का मीडियम था वो एमएससी और पीएचडी में मेरे इंग्लिश मीडियम होने के बावजूद मैंने अपनी पूरी तैयारी हिंदी मीडियम में की है। और यहाँ पे मैं एक बात सभी को बताना चाहूँगी कि मतलब हिंदी मीडियम को लेकर थोड़ा सा एस्पिरेंट के अंदर डाउट है कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन कम होते हैं। तो उस बारे में मैं कहना चाहूँगी कि मीडियम बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, अगर आप मेहनत करें तो लाइक सक्सेस पॉसिबल है। ओके, सो मैम आपको कब लगा कि आपको यूपीएससी की जर्नी में, यूपी पीसीएस की जर्नी में जाना चाहिए, या फिर आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला? तो 2011 में जब मैं बेल्जियम गई थी पीएचडी करने और 2016 तक मेरा कभी कोई इरादा नहीं था कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं। मैम, सो आपने पीएचडी किस सब्जेक्ट में किया? मेरी पीएचडी है प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में और मैं पूरी तरह से रिसर्च फील्ड में थी। तो 2008 में मैंने एमएससी बायोकेमिस्ट्री में किया आगरा यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मुझे चांस मिला कि सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी करके एक इंस्टीट्यूट है CCMB हैदराबाद में, तो वहाँ मैंने एज अ रिसर्च फेलो काम किया 2 साल एंड देन मुझे अपॉर्चुनिटी मिली बेल्जियम जाने की। 2011 में मैं पीएचडी के लिए बेल्जियम चली गई। उसके बाद जब मैं पीएचडी कर रही थी तो 2016 में मतलब आगे जाके सोचना था कि अब मुझे व्हाट नेक्स्ट करना चाहिए। तो आई वॉज नॉट वेरी कीन टू परस्यू माई करियर इन रिसर्च। तो मुझे लगा कि ठीक है, कुछ एक्साइटिंग करते हैं, अपने देश में वापस जाके कुछ देश के जो लोग हैं उनकी सोसाइटी के लिए कुछ बेटर करने की कोशिश करते हैं। और वहाँ से ये एक थॉट आया, वाई नॉट यूपीएससी, बिकॉज यूपीएससी में आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ वास्तव में जो समाज सेवा के हम सपने देखते हैं कि कितना हम औरों की सहायता कर सकते हैं। तो यहाँ एक शानदार प्लेटफॉर्म है। आप जैसे मैं अभी बीडीओ हूँ तो मैं ग्रामीण स्तर पर जो गांव के लोग हैं मैं उनको सारी अगर सरकारी योजनाओं का लाभ भी अच्छे से पहुँचाती हूँ तो मैं बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हूँ। और ये जो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है ये बहुत संतुष्टि देता है। तो मुझे लगता है यही सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मुझे तैयारी करनी चाहिए। ओके, सो मैम आप जैसे कि बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे या लोगों का सपना होता है कि विदेश में जाके वो रहें या फिर वहाँ पे जॉब करें, और मैम आपने विदेश में अच्छी खासी जॉब छोड़ने का क्या कारण था? हाँ, विदेश में नो डाउट आपकी मुझे भी अच्छी स्कॉलरशिप मिल रही थी, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी, करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं और वहाँ जो जीवन का रहन सहन है वो तो कोई कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता। लाइफ स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, लोग बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं, ज़ीरो करप्शन है, ज़ीरो पोल्यूशन है और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर हम अपने देश से कंपेयर करें तो काफ़ी बेटर है। बट स्टिल आप अपना देश अपना होता है और जो जुड़ाव आपको यहाँ के लोगों से और यहाँ रह के मिलता है वो थोड़ा हाँ वो अपना फील थोड़ा सा मिसिंग होता है। तो आपको भी लगता है कि ठीक है, अब आई वॉज देयर फॉर 6.5 ईयर, तो 6.5 साल रहने के बाद लगा कि अब अपने देश वापस चलना चाहिए। सो आई डिसाइडेड टू कम बैक। ओके, सो मैम 6-6.5 साल रहे हो तो नॉर्मली लोगों को पसंद आने लग जाती है जहाँ पे रहते हैं, तो ऐसा क्या कारण था कि नहीं आया? वहाँ पर जब मैंने देखा ना लाइफ स्टाइल लोगों की बहुत अच्छी थी। वहाँ मतलब अगर कोई भिखारी भी भीख मांग रहा होता है तो लोग उस पर बहुत ध्यान देते कि एक इंसान भीख क्यों मांग रहा है, उसकी दशा इतनी ख़राब क्यों है। तो वहाँ मैंने देखा कि
हर इंसान की बहुत वैल्यू है और वहाँ का सिस्टम बहुत ही शानदार है। तो मेरे मन में हमेशा ये ख्याल आता था हमारे देश में ऐसा सिस्टम क्यों नहीं है। तो रादर देन कि मैं बैठ के वह सिस्टम को कोसूं, मुझे लगा कि आई शुड गो इन द सिस्टम और अपना पार्ट पे करना चाहिए कि मैं उस सिस्टम में कैसे एक सकारात्मक बदलाव लाने की अपनी कोशिश कर सकती हूँ। सो दैट वाज द स्टेप आई डिसाइडेड आई विल गो इन द सिस्टम एंड विल डू माई बेस्ट। ओके, सो मैम जब आप यहाँ पे आए अपने कंट्री वापस, तो लोगों ने क्या कहा कि आप वहाँ छोड़ के आखिर यहाँ क्यों आए और क्या ज़रूरी है, यूपीएससी हो जाएगा या यूपीपीसीएस हो जाएगा, इस तरीके की तमाम बातें होती हैं। तो कुछ बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज था मेरी लाइफ का। क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त थे बेल्जियम में, उसमें से कोई भी वापस इंडिया नहीं आना चाहता। और जब मैंने उन लोगों को बताया कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगी तो उन्होंने कहा कि उन्होंने लिटरली यही शब्द यूज़ किया था, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम पागल हो गया, ऐसा कौन सोचता है, इंडिया वापस कौन जाता है। तो बहुत मजे, पर कुछ लोग थे जिन्होंने मोटिवेट किया कि अगर तुम्हारे अंदर ये चाह है तो ये बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, गो फॉर इट। तो सपोर्ट लेकिन कम लोगों का था, हंसी ज़्यादा उड़ाई गई, बट वो भी एक पॉजिटिव था कि ठीक है, आपको अगर कुछ करना है तो फिर अंदर से सेल्फ आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए और सेल्फ मोटिवेशन लास्ट में आपको आगे ले जाता है। ओके, सो अगर फैमिली का सपोर्ट देखे तो, क्योंकि आपने मैम कहीं से क्विट करके किसी अलग फील्ड में जाना, तो वो किस तरीके से फैमिली का सपोर्ट? मेरे मम्मी पापा ने इस डिसीजन में मेरा पूरा साथ दिया और मैं इस मामले में एक ब्राइट स्टूडेंट रही हूँ, तो उन्होंने मुझ पर कॉन्फिडेंस दिखाया कि क्योंकि ये बहुत ही कठिन एक एग्ज़ाम है, पर मेरे मम्मी पापा को पूरा विश्वास था कि मैं इसे कर लूँगी। तो मैं खुश हूँ कि वीडियो ही सही, पर मैं काफ़ी हद तक अपना जो मेरा गोल टारगेट किया था उसे अचीव कर पाई। जी मैम। ओके, सो मैम अभी आपने रिसेंटली वीडियो पर ज्वाइन किया है, तो मैम अगर वो फीलिंग कहें, एक्चुअली लोग कहते हैं कि हाँ हमें सिविल सर्विसेज में जाना है, लोगों की डायरेक्ट सेवा करनी है, तो जो वो काम करते हैं, अभी आप कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा मैम अगर से? हाँ, तो अभी एक्चुअली 1 महीने की ट्रेनिंग चल रही है, तो मुझे अभी इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं मिला है, तो मैं एक ट्रेनी के तौर पर काम कर रही हूँ। पर ट्रेनी के तौर पर जब मैं देखती हूँ, जो मेरे जो वीडियो सर हैं उनके साथ जब मैं देखती हूँ कि जैसे स्वयं सहायता समूह हैं, तो उनके स्तर पर हम लिटरली कितनी महिलाएं हैं जिनकी हम सहायता कर सकते हैं। उनको जो भी रिवॉल्विंग फंड है, जैसे और भी जितने फंड्स हैं, उनको हम प्रोवाइड जब करते हैं, तो जो उन महिलाओं के चेहरे पे जो खुशी होती है, जब उनको हम आगे बढ़ता हुआ, आत्मनिर्भर होता हुआ देखते हैं, चाहे वो कोई सी भी योजना हो, जब उस इंसान को उसका अधिकार मिलता है और जब आप उस अधिकार को देने का एक जरिया बनते हैं, जो कि आपका काम है, आपकी जॉब यही है कि आप लोगों को उनका अधिकार दें, तो जब इस तरह की जॉब आप करते हैं तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन शानदार होता है और वो बहुत ही अच्छा लगता है। ओके, सो अगर हम स्टेप बाय स्टेप बात करें, तो आपने प्रिपरेशन सबसे पहले किस एग्ज़ाम की किया? यूपीएससी का पहले कब दिया, फिर यूपीपीसीएस का कब दिया, और यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस एग्ज़ाम दोनों को कैसे मेंटेन किया? तो पहली बार मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स दिया था 2016 में, बट दैट टाइम आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड। जैसे मैंने बताया, तैयारी ही मैंने 2016 में शुरू की थी, तो आई वाज नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड। तो वो वाला टाइम तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और परिणाम के अनुसार जैसा सोचा था वैसा रिजल्ट आया, प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था। 2017 बहुत सीरियस दिया और उसमें इंटरव्यू स्टेज तक मैं पहुंची थी, तो वहाँ जाकर कॉन्फिडेंस आ गया था। बट यूपीएससी हमेशा अनसर्टेन होता है, तो वहाँ पर फिर मेरा 18 वाला प्रीलिम्स नहीं हुआ था एंड आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन एट लेट एज। तो मेरे जो अटेम्प्ट्स थे वो ख़त्म हो चुके थे अकॉर्डिंग टू एज, सो आई वॉज नॉट एबल टू परस्यू यूपीएससी और दैट वॉज वेरी बिग शॉक फॉर मी, बहुत बड़ा शॉक था। बट देन आई डिसाइडेड ठीक है यूपीएससी ना सही, दैट टाइम आई हैड 2 ऑप्शन, या तो मैं वापस चली जाऊँ विदेश और या फिर अपने सपने को कंटिन्यू करूँ। तो मैंने उसमें एक मिडवे निकाला। आई स्टार्टेड वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा। तो 2018 में मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर लिया था एमआईटी नोएडा में और वो एक बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहा। तो 2018 से 2020 अक्टूबर तक मैंने वहाँ पर पढ़ाया है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ करने को मिला। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है तो ऑब्वियसली बात है। हाँ, तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और इन बिटवीन जब ये तैयारी, हाँ, और मतलब जॉब के साथ ही मैंने तैयारी भी की, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा। तो यहाँ पे मैं फिर से कहना चाहूँगी कि जॉब के साथ तैयारी थोड़ी सी मुश्किल है, बट अगर आप सही तरह से टाइम मैनेजमेंट करें
करेंगे। तो हो जाता है। जी। तो जॉब के साथ ही मैंने ये वाला अटेम्प्ट दिया Okay. और क्लियर भी हुआ। ओके, अभी आप फिर से इस बार 2020 वाला यूपीपीसीएस का इंटरव्यू भी दे के आए हो। जी, अभी हाँ। 2 दिन पहले ही था, तो अभी इंटरव्यू फिर से दिया है और होपिंग फॉर द बेस्ट। ओके, सो मैम आपने पहले बताया कि आप यूपीएससी का भी इंटरव्यू दिया था, तो मैम जब इंटरव्यू फाइनल लिस्ट तक जब पहुंच जाते हैं तो उसके बाद जब आपका फाइनल लिस्ट में नहीं आया तो मैम वो किस तरीके का मोटिवेशन डिमोटिवेट हो गए थे, तो उसको कैसे मैनेज किया आपने? सीरियसली मतलब करियर सिक्योरिटी थी मेरे पास, बट फिर भी जो डिमोटिवेशन था बहुत हाई था और उस टाइम नहीं समझ में आ रहा था कि इस असफलता को कैसे डाइजेस्ट किया जाए। Right. स्पेशली मैंने जीवन में बहुत ज़्यादा असफलताएं नहीं देखी थी क्योंकि एक ब्राइट स्टूडेंट रही हूँ। तो ज़िंदगी में मतलब जो किया उसमें अधिकतर सफलता ही मिली थी। Right. सो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, बट फिर समझ में आया कि जो एग्ज़ाम है वो बहुत डिमांडिंग है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इंडिया का वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट Yes, एग्ज़ाम है, yes. आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो अगर आप उसमें असफल हो जाएं तो बिल्कुल भी बुरा मत मानिए, हिम्मत मत हारिए, नेक्स्ट अटेम्प्ट दीजिए। ओके, सो मैम अगर हम बात करें कि आपका टाइम टेबल आप अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरिंग क्या आप फॉलो करते थे, अगर मॉर्निंग से देखा जाएगी तो हाँ, मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो मुझे 5 बजे उठने की आदत है और ये एक हमेशा से ही ये आदत रही है और इसे मैंने कभी छोड़ा भी नहीं। तो मैं हमेशा मतलब 5 बजे उठने की पूरी कोशिश करती हूँ और उठ ही जाती हूँ। तो इससे जॉब में जब आप रहते हैं तो आपके पास दिन में टाइम नहीं होता, तो 5 से 9 हमेशा मतलब आप 4 घंटे तो पढ़ ही सकती हैं। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि जब भी आप पे दिन में टाइम मिले, ट्राई की 1-2 घंटे में आप करंट अफेयर्स को दें, क्योंकि न्यूज़पेपर आजकल आप मोबाइल पे पढ़ सकते हैं। Yes. जितने और बहुत सारे चैनल्स हैं, आजकल तो बहुत सारे सोर्स आ गया है, यूट्यूब पे एडिटोरियल सुन लो, लीड लगा के कहीं भी कुछ कर रहे हो। जी। बिल्कुल बहुत अच्छा आइडिया है, तो ये करना चाहिए। और मतलब आपको ये समझना है कि टाइम जो है वो बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है और आपको हर सेकंड को यूटिलाइज करना है जी। और समय का जो महत्व समझेगा वो कर ले जाएगा। ओके, सो मैम अगर आपकी स्ट्रेटजी की बात करें स्टार्टिंग से, क्योंकि आप जॉब क्विट करके फिर आप एकदम से प्रिपरेशन में आना सिविल सर्विस की, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज़ हो जाता है, तो उस टाइम आपने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट किया? जब यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तब तो मैं इंडिया में भी नहीं थी, क्योंकि मैं इंडिया वापस आई हूँ जून 2017 में और प्री देने के लिए ही मैं इंडिया आई थी वापस। ओके, सो मैम वहाँ पे रिसोर्सेज कैसे अवेलेबल हुए? वहाँ पर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो मेरा एक फ्रेंड था जो कि मुझे बुक्स जो था वो कुछ बुक्स उसने कुरियर की, बाकी की सारी चीज़ मैंने ऑनलाइन पढ़ी। तो आज तक मुझे मतलब किसी भी कोचिंग की हेल्प नहीं ली है। कोचिंग की हेल्प सिर्फ मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ देने में ली है। और मतलब इस मामले में मैं कहूँगी कि जैसे कभी मुझे मुखर्जी नगर जाने का मौका नहीं मिला, तो बिना मुखर्जी नगर जाए चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं, बट अब ऑनलाइन सब कुछ हो चुका है तो आसान है करना। अगर आप करना चाहें तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कीजिए, आप उनके प्रिंट आउट लीजिए, टेस्ट दीजिए, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस, टेस्ट सीरीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर कोई टेस्ट सीरीज़ अच्छे से दे रहा है प्रिपरेशन के बाद, यू विल डेफिनेटली क्रैक इट। ओके, सो मैम अब हम बात करेंगे आपकी तरह, जैसे कि आप भी प्रिपरेशन करके इस फेज़ तक आए हो, तो बहुत सारे नए स्टूडेंट्स होंगे जो कि यूपीएससी या यूपीपीएससी करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या सजेशन रहेंगे आपको? जो नए स्टूडेंट्स हैं जो यंग एज पे आ रहे हैं, आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन वेरी लेट और इसका मुझे थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा अगर जल्दी करती तो चीज़ें बेटर होती। तो जो यंग एज स्टूडेंट हैं, स्पेशली जो 20 अराउंड हैं, उनको मैं बोलूँगी कि वो न्यूज़पेपर बहुत सीरियसली लेना शुरू कर दें। उसके साथ साथ उन्हें दूसरा काम ये करना है कि 6th से 12th क्लास की जो NCERT हैं, क्योंकि जब आप नए होते हैं आपके पास समय होता है, तो मुझे लगता है तैयारी शुरू करने से पहले NCERT और न्यूज़पेपर पर एक अच्छी पकड़ बना ली जाए तो आपका 70% डन हो जाता है। उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स लीजिए, उन्हें पढ़ाई कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप टेस्ट सीरीज़ लगाइए और टेस्ट सीरीज़ से आपको ये पता चल जाता है कि आप कहाँ खड़े हैं, आप कहाँ लाई करते हैं। तो उसके बाद आप उस हिसाब से अपनी तैयारी को धार दीजिए। और प्लीज़ इस मामले में मैं कहूँगी कि हर व्यक्ति की अपनी एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी होती है और अपना अलग से स्वयं को समझिए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। और आंसर राइटिंग मस्ट है, जितनी ज़्यादा आंसर राइटिंग करेंगे सफलता के चांस उतने। मैंने जितने भी मेंस लिखे, मेरे सारे मेंस क्लियर हुए हैं, तो इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि आंसर राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एग्ज़ाम में जाने से पहले कम से कम मतलब हर पेपर के लिए आपको एटलीस्ट 8-9 टेस्ट लिखकर जाने चाहिए। ओके, सो मैम आप वीडियो पद पर हो, तो मैम आप क्या डेवलपमेंट के काम करना चाहोगे, स्पेशली अगर आपने कुछ सोचा होगा कि मैं ये फील्ड पर ज़्यादा फोकस करूँगा?
मेरा मतलब सरकारी योजनाओं को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना मेरी प्रथम प्राथमिकता है। और इसके साथ जो मेरा अगर मुख्य कहो तो एक महिला होने के नाते थोड़ा सा मेरा जो समाज में महिलाएं हैं उनके लिए थोड़ा सा मेरा झुकाव है, महिला, दिव्यांग और वृद्ध लोगों के लिए। तो सबसे मतलब जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, तो जो वीडियोज़ होते हैं वो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनके मॉनिटरिंग का काम भी वीडियोज़ का होता है। तो मैं उस योजना पर विशेष एम्फेसिस देना चाहूँगी और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकूँ, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी महिला के लिए बहुत आवश्यक है। तो जिस दिन महिला अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है वो काफ़ी सारी चीज़ों में निर्णय ले सकती है और उसकी सामाजिक स्थिति में सुधार होता है। तो वो मैं करना चाहूँगी। ओके, सो मैम आपने ये काफ़ी अच्छे तरीके से बताया। ओके मैम, अब बात आती है जो गर्ल्स एस्पिरेंट है ख़ास तौर पे, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र से होती हैं तो उनके फैमिली नहीं बाहर अलाउ करते हैं कि वो प्रिपरेशन के लिए जाएं, या फिर इतने बड़े एग्ज़ाम के लिए नहीं कहते हैं कि आप यूपीएससी करो या स्टेट पीसीएस की, वो कहते हैं कोई टीचर वगैरह की कर लो या फिर कोई एसएससी वगैरह की। तो उनको आप किस तरीके से मोटिवेशन या उनके पेरेंट्स को आप किस तरीके से मैसेज देना चाहोगे? पहले पेरेंट्स को मैसेज देना चाहूँगी, उसके बाद बच्चियों को। पेरेंट्स से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि अपने बच्चों पर विश्वास करें और जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं उनको तो प्लीज़ मौका देना ही देना चाहिए। और पेरेंट्स अगर थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो लड़कियां बहुत अच्छा करेंगी, क्योंकि लड़कियों में समझदारी अच्छी खासी होती है और उन्हें पता है कि उनके ऊपर कितनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो उनको बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो पेरेंट्स को वो प्लेटफॉर्म देने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और बच्चियों का यहाँ पर ये दायित्व है कि जब उनके माता पिता उन पर इतना ट्रस्ट दें तो वो उसको फुल रिस्पेक्ट करके बहुत ज़्यादा मेहनत करें। और अब मुखर्जी आने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं गई है। आजकल हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। तो केवल एक चीज़ की ज़रूरत है कि आप अंदर से कितने स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग विल पावर रखते हैं तो आपके पास 1,00,000 सोर्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, व्हेन यू राइट इमीडिएट अच्छे लोगों के रिस्पॉन्स आते हैं। मतलब मेरी जर्नी में भी कुछ लोग इतने शानदार मिले हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट और मोटिवेशन मिला है। तो ये सभी के लिए है, बशर्ते आपकी जो विल पावर है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। जिसने ठान लिया वो कर ले जाएगा। ओके, अगर मोटिवेशन की बात करें तो मैम मोटिवेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस प्रिपरेशन के दौरान? मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि असफलता जब भी आएगी आपको लगेगा अब इसे छोड़ देना चाहिए, पर उस समय में आपके जो दोस्त हैं, आपका परिवार है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं चाहूँगी कि जितने भी लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो पॉजिटिविटी मेंटेन करें कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो सफलता मिलना तय है। दिमाग में ये बिल्कुल ना आने दें कि मैं पढ़ रहा हूँ, इस बार मैं फेल हो गया, क्या होगा? अरे नहीं होगा तो अगली बार तो होना ही होना है। अपनी मेहनत के प्रति ईमानदार रहिए तो आपके लिए सफलता भी पूरी ईमानदारी दिखाएगी। ओके, सो मैम अगर हम बात करें कि जो नए स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पे उनके लिए मोटिवेशन को किस तरीके से लेके चलना चाहिए, अगर उनकी बात करें, या फिर प्रिपरेशन को किस तरीके से लेके चलें? इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि रादर देन कि हमें आईएएस बनना है, रुझान ये होना चाहिए कि हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है। क्योंकि जिस दिन आप अच्छे से पढ़ेंगे, जीएस में है, आपके ऑप्शनल में है, जिस दिन आप इन सबको इंटरेस्ट से पढ़ना सीख जाएंगे उस दिन सफलता तो आपने वैसे ही सुनिश्चित कर ली। क्योंकि ज़बरदस्ती के कोई काम सफल नहीं होते, पर जब आप इंटरेस्ट लेके किसी चीज़ को करते हैं तो सफलता के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो जो भी नए एस्पिरेंट हैं वो ये ना सोचे कि मैं आईएएस बन के मुझे गाड़ी, घर, नौकर चाकर, सोसाइटी में इज्जत ये मिलेगी। वो ये सोचें कि मुझे अच्छे से पढ़ना है और इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत है, तो मेरा मन पढ़ाई का होना चाहिए। ये किसी के कहने से, किसी के दूसरे व्यक्ति के कहने से आपको ये निर्णय नहीं लेना है, आपका स्वयं का निर्णय होना चाहिए। ओके, सो मैम जैसे कि आप बेल्जियम और उसके बाद अमेठी यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद आज आप वीडियो हो, तो आप कितना हद तक अपने आप को सही मानते हो कि हाँ जो वो डिसीजन थे वो सही थे, या आपको क्या लगता है कि हाँ जो आपने किया वो सही था? हाँ, मेरे लाइफ में काफ़ी ड्रास्टिक और बहुत ही मेजर डिसीजंस लिए हैं, पर जब मैं देखती हूँ अभी इंडिपेंडेंट चार्ज ना होने के बाद, जब मैं देखती हूँ कि सोसाइटी में जिन लोगों के पास कोई होप नहीं होती और जब वो किसी सरकारी अधिकारी के पास जाते हैं और जब सरकारी अधिकारी उनकी समस्या का समाधान करता है, तो जब उनके चेहरे के जो एक्सप्रेशन होते हैं, जो उनकी फीलिंग्स होती हैं, वो क्लियरली आपको मैसेज देती हैं। और मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ा सेटिस्फेक्शन कुछ हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति को उसका अधिकार दिला पाए, उसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला पाए। इससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जी मैम, सो लास्ट में मैम आपका कोई मैसेज वगैरह या कोई आइडिया हो जो आप शेयर करना चाहते हो जो मैंने नहीं पूछा हो? मेरा मैसेज एस्पिरेंट्स के लिए सिर्फ इतना है, हमेशा पॉजिटिविटी मेंटेन रखें,
जो लोग आपको डिमोरलाइज करते हैं उनसे एक निश्चित दूरी बना कर रखें, और जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, जब भी आप बहुत ज़्यादा फील करें कि अब मुझसे नहीं हो रहा, उनसे बात करें, वो आपको बूस्ट करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट इस ज्ञान के साथ साथ जो प्रैक्टिकल बात है, अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आप जितना ज़्यादा लगा कर जाएंगे, संभावना उतनी ज़्यादा है पास कर लेंगे। अगर आप मेंस दे रहे हैं तो आप मेंस में जितना ज़्यादा लिख कर जाएंगे। सो प्रैक्टिस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बिना प्रैक्टिस के एग्ज़ाम मत दीजिए, और अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सीरियस लीजिए। दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट अ जोक। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम कि आपने इतना कीमती टाइम निकाल के मुझे दिया। जैसे ये लक्ष्मीकांत है, तो लक्ष्मीकांत में ये चैप्टर है जिसमें हम भारत के जो संविधान का विकास होने से पहले जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आए, ये वो चैप्टर है। तो जब भी हम पहली रीडिंग देते हैं तो पहली रीडिंग में आप जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको आउटलाइन कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। और जो भी आपको इम्पोर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहे हैं, आप उनको स्पेशल इंडिकेट कर देंगे, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बार जब आप रिवीजन करते हैं तो आप उन पॉइंट्स पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करेंगे जो आपने पिछली बार इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट मार्क किए थे। और इसी तरह से मतलब हाईलाइट अब मैंने काफ़ी बार पढ़ी है, तो हर बार नया हाईलाइट अंडरलाइन चलता रहता है। यू कैन सी कि जो बुक्स है वो काफ़ी रंगी हुई है। सो दिस इज़ ऑलवेज द केस। तो इस तरह से है। गरीबी पर मैंने नोट्स बनाए हैं, तो गरीबी से रिलेटेड कौन कौन सी समितियां हैं उनका नाम लिखा है। उसके बाद UNDP का क्या आंकड़े हैं, वर्ल्ड बैंक के क्या परिभाषा है, उस सब के बाद आप गरीबी निवारण के लिए सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है, क्या उसके कारण है। तो इस तरह के नोट्स बनाइए और फिर बार बार उन नोट्स का रिवीजन कीजिए। जैसे फिर ये अगला टॉपिक है हंगर के बारे में, क्षेत्रवाद के बारे में, सांप्रदायिक। तो शॉर्ट नोट्स ये हैं जो मेरे। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो न्यूज़पेपर पढ़ते समय जो भी आपको इंपॉर्टेंट खबर लग रही है, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए कि आपको करंट अफेयर के साथ किस तरह अपडेट रहना है। और मुझे लगता है कि जो हिंदी मीडियम एस्पिरेंट हैं वो द हिंदू अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज दैनिक जागरण विल वर्क फॉर देम। पर वो राष्ट्रीय संस्करण पढ़ें, और अखबार पढ़ते टाइम भी आप सेम स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं कि आप हाईलाइट कर सकते हैं जो भी आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ लग रही है। तो आई ऑलवेज हाईलाइट थिंग्स एंड आई ऑलवेज अंडरलाइन थिंग्स, और ये बहुत कारगर रहता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैम ने डिटेल में आपको एक एक चीज़ बताई, अपनी शेयर किया मैम का। क्योंकि मैम ने जॉब भी की, जॉब के बाद क्विट करना, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है जब आप एक अच्छी जगह पे हो, और फिर जैसे कि कोई सर्टेन मतलब ऐसा कुछ निश्चित नहीं है कि हाँ सिलेक्शन हो ही जाएगा उस फील्ड में जाना, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैम ने इस चीज़ को डिटेल में बताया कि उन्होंने किस तरीके से किया। सो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।